नियम है कि अध्यक्ष के स्मरण से ही कार्य प्रारंभ होता है। इग्नू के विश्व के सबसे बड़े मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कुलपति आदरणीय आचार्य रविंद्र कुमार जी आज वो ऐसे फुल फॉर्म में बोल रहे थे कि लग रहा था कि वही पूरा भाषण दे दे और हम सुनते रहे। जिनके स्नेह और आग्रह के कारण आज यह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। डॉक्टर गीता सिंह जी, यहाँ उपस्थित अन्य विद्वज्जन और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, भारतीय संस्कृति का वैश्विक अवदान इस विषय पर चर्चा करते समय कुछ संदर्भों को स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। भारत में भारतीय शब्द का प्रयोग 3-4 प्रकार से होता है। जब हम भारतीय कह रहे हैं तो क्या हम भौगोलिक रूप से भारत की बात कर रहे हैं? और यदि भौगोलिक रूप से हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम किस भारतवर्ष की बात कर रहे हैं जिसका मानचित्र, नक्शा, मैप आजकल हम देखते हैं उसकी, या उस भारतवर्ष की जिस भारतवर्ष को कुछ लोग अखंड भारत के रूप में अपने मन में स्मरण रखते हैं। स्वामी विवेकानंद के दिग्विजय की बहुत सारी चर्चा यहाँ पर हुई। वह दिग्विजय करके जब स्वामी विवेकानंद वापस लौटे थे तो उनका पहला भाषण कोलंबो में हुआ था और कोलंबो की जनता ने स्वामी विवेकानंद का स्वागत हम भारतवासी के रूप में किया था। 1897 की ये बात है, 1897 की बात है, और उस समय कोलंबो भारत का हिस्सा था। इसलिए भौगोलिक भारत की बात कर रहे हैं तो किस भारत की बात कर रहे हैं? यदि राजनीतिक रूप से भारत की बात कर रहे हैं तो 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान को हमने स्वीकार किया इसलिए कह रहा हूँ कि वो संविधान के पहले शब्द ये है कि हम भारतवासी अपने आप को ये संविधान प्रदान करते हैं। इसलिए हम भारतवासियों ने स्वतः प्रेरणा से उस संविधान को स्वीकार किया। उस संविधान में जिस भारत भूमि का भारत के रूप में, तो उसको आज की भाषा में कहा जाए तो पॉलिटिकल भारत की बात करें, राजनीतिक रूप से एक राज्य के रूप में भारत सार्वभौम राष्ट्र के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहा है, उस भारत की बात करें तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज हमारे कब्जे में नहीं है, जिस भी कारण से हो। जम्मू और कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है, गुलाम है। अभी तक हम उसको स्वतंत्र नहीं कर पाए। इस देश के सर्वोच्च पंचायत में, लोकसभा में, राज्यसभा में बार बार उसके ऊपर ये बात हुई कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। आज हम अपने भारत में उसको नक्शे में दिखाते, गूगल के ऊपर दावा करते हैं। यदि वो नहीं दिखाता है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको भारत में काम नहीं करने दिया जाएगा यदि आप उसको भारत का हिस्सा नहीं बताओगे। लेकिन वह गिलगित बाल्तिस्तान आज हमारे पास में नहीं है। अक्साई चीन का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने दहेज में चीन को दे दिया। तो किस भारत की बात कर रहे हैं? भौगोलिक रूप से कर रहे हैं या सार्वभौम राजनीतिक रूप से कर रहे हैं? तो उस भारत की बात कर रहे हैं। या भारत में भारतीय शब्द का प्रयोग किया जाता है तो और एक अर्थ में किया जाता है, जो कि मैं जिस संस्था का संगठन मंत्री के रूप में यहाँ पर खड़ा हूँ, अखिल भारतीय संगठन मंत्री के रूप में यहाँ खड़ा हूँ, उस भारतीय शिक्षण मंडल का जो नाम है उसमें हम बार बार कहते हैं कि हम भारतीय शब्द का प्रयोग भौगोलिक रूप में नहीं कर रहे, राजनीतिक रूप में भी नहीं कर रहे। हम यहाँ भारतीय शब्द का प्रयोग सांस्कृतिक रूप में कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व, कुछ महीने पूर्व काठमांडू विश्वविद्यालय में एक सेमिनार में गया था। वहाँ के विद्वानों से चर्चा करते समय उन्होंने कहा हम राजकीय भारत को नहीं मानते लेकिन भारतवर्ष को मानते हैं। मैंने कहा क्या फ़र्क है? तो बोले भारतवर्ष आध्यात्मिक सांस्कृतिक है, उसके अंग नेपाल भी अपने आप को अनुभव करता है, क्योंकि नेपाल में भी वही संस्कृति है, नेपाल में भी वही आध्यात्मिक धारा है। इसलिए उस अर्थ में हम भारत के अंग हैं। लेकिन राजनीतिक अस्मिता की बात करोगे तो राष्ट्र के रूप में हमारी अपनी अलग अलग अस्मिता है। भंडार नायके जी ने, जो सिमाओ भंडार नायके के पिताजी थे, उन भंडार नायके जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था कि जिस प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उस प्रकार से आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, मैं भारत कहता हूँ, उन्होंने भारत शब्द नहीं प्रयोग किया था, उन्होंने वह अंग्रेज़ों की दी हुई गाली को प्रयोग किया था, जिसको हम अपने देश के नाम के रूप में आज भी प्रयोग करते हैं। हाँ, नहीं, कुछ लोग दुखी होंगे, अंग्रेज़ भक्त तो दुखी होंगे ही जब ये बात कही जाएगी। लेकिन मैं भारत को भारत ही कहता हूँ, चाहे जिस भाषा में बोले। और जब भारत बोध
उस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन हुआ था तो हमने सारे वक्ताओं से अनुरोध किया था और उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उद्घाटन करते समय 20 मिनट के अंग्रेजी भाषण में पूरे समय भारत ही शब्द का प्रयोग किया था गर्व के साथ। तो भंडार नायके ने पत्र लिखा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ भारत बना दिया जाए और उसके बाद में हम भारत का अंग के रूप में, उन्होंने कहा था नेपाल श्रीलंका जैसे देश तो तुरंत आ जाएंगे और बाकी देश भी धीरे धीरे करके, पाकिस्तान नहीं माना तो छोड़ देना, बाकी सब तो आ ही जाएंगे और यह फिर एक बार सांस्कृतिक भारत भारत के रूप में प्रसिद्ध होगा। पता नहीं हमारे देश के उस समय के कर्णधार ने किस कारण से उस पत्र के ऊपर ना उत्तर दिया ना उसके ऊपर कोई काम किया। इसमें सार्क की स्थापना हुई तब ऐसा लगा कि भंडार नायके जी का स्वप्न कुछ साकार हो रहा है। इसलिए भारत का सांस्कृतिक रूप से, चूंकि सांस्कृतिक अवदान की बात कर रहे हैं तो मैं जब भारतीय शब्द का प्रयोग करूंगा तो सांस्कृतिक रूप से ही बात करूंगा। इसलिए सांस्कृतिक भारत का विश्व को अवदान, इस रूप में इस विषय को आपके सामने रखना मैं स्पष्ट करूंगा। इसलिए वैश्विक शब्द भी यदि उसी अर्थ में लिया जाए तो केवल बाहर जाकर के क्या अवदान दिया इसकी बात नहीं है। हम हमारे सांस्कृतिक जिन सिद्धांतों को यहां भी प्रतिपादित कर रहे हैं उसका संदर्भ सदैव वैश्विक ही रहा है, आज भी वैश्विक ही है। आज भी इस देश के मंदिरों में शाम की या सुबह की आरती के बाद में जो बोले जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, जो मंत्र बोले जाते हैं, वो केवल और केवल इस आध्यात्मिक विचारधारा को या इस संप्रदाय मत को मानने वाले के लिए नहीं होते कि जो हिंदू है वही केवल इस बात को माने। हमारी वैश्विक प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिनः। विश्व की संभवतः एकमात्र संस्कृति होगी जो ये प्रार्थना करती है। हम ये नहीं कहते कि सर्वे हिंदू भवन्तु सुखिनः, नहीं कहा हमने। हिंदू प्रार्थना है लेकिन प्रार्थना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमने ये भी नहीं कहा सर्वे भारतीय भवन्तु सुखिनः। आप देखिए वैश्विकता, ये तो छोड़िए, हमने केवल सर्वे मानवा भवन्तु सुखिनः भी नहीं कहा। हमारी प्रार्थना तो समस्त सृष्टि के लिए है। चर अचर जड़ चेतन स्थावर जंगम सभी प्रकार के भेदों से परे जाकर के जो कुछ भी अस्तित्व में है सबके सुख की कामना करने वाली, और केवल कामना नहीं उसके लिए काम करने वाली संस्कृति के हम अंग हैं। यदि इस बात का गौरव ना हो तो ऐसे वैचारिक भिखारियों से क्या बात की जाए। आपः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, सर्वगुम शांति, शांतिरेव शांति की प्रार्थना की जाती है। और उसके बाद में वो पुजारी बोलता है और सारे पीछे खड़े वाले लोग उसके आगे नारे देते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और उसके बाद नारा आता है, विश्व का कल्याण हो। ये नहीं कहा जाता केवल भारत का कल्याण हो, ये नहीं कहा जाता केवल हिंदुस्तान का कल्याण हो, ये नहीं कहा जाता कि केवल मेरे भगवान के मानने वालों का कल्याण हो और जो मेरे भगवान को नहीं मानता वो तो शैतान है, नहीं कहा जाता। इसलिए वैश्विक संदर्भ इस राष्ट्र की सांस्कृतिक धारा का आधार है। यहां जो कुछ भी हुआ वो विश्व के लिए हुआ। इसलिए लोग कहते हैं हिंदू क्यों कहते हो, मानव धर्म कह दो, वही बात है। शब्द बदल दो, सनातन कह दो, मानव कह दो, वैदिक कह दो, हिंदू कह दो, क्योंकि हिंदू ने मानव मात्र ही नहीं सारे विश्व के लिए ही सदा से सोचा है, आज भी सोचता है। इसलिए भारतीय संस्कृति का वैश्विक अवदान कहते समय सबसे पहली बात है कि भारतीय संस्कृति ने मनुष्य मात्र को वह मानसिक चेतना प्रदान की जो मैं, मेरा और तेरा के परे जाकर के सोचने की बात कहती है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, जिसका हृदय छोटा है, कंजूस है, कृपण है, जो केवल अपने आप तक स्वार्थवश उसमें फंसा हुआ है शूद्रता में, वही केवल सोचता है ये मेरा और ये तेरा। उदार चरिता नाम तू, जिनका चरित्र उदार होता है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा इव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही उसी के लिए परिवार है, कुटुंब है। जिस परिवार की बात आज बहुत अपने विषय की मर्मज्ञता के साथ रविंद्र कुमार जी ने यहाँ पर रखी, वो परिवार भारतीय संस्कृति का विचार विश्व है।
और उसको कोई व्यवस्था नहीं तोड़ सकती, अंग्रेज नहीं तोड़ पाए। उससे पहले आए हुए आक्रमणकारी शकहूण कुषाण से लेकर बार बार तारतार चंगेज खान से लेकर और अंग्रेजों तक आए हुए कोई आक्रमणकारी उसको तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद 70 वर्ष तक उसी विचारधारा से राज्य करने वाले, अंग्रेजों को ही अपना आदर्श मानने वाले लोग भी नहीं तोड़ पाए, नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि ये अनादि है, अनंत है, सृष्टि का निधान है। ये राज्य पर निर्भर ही नहीं है, ये राज्य की मोहताज नहीं है, ये राज्य की गुलाम नहीं है ये संस्कृति। इसलिए अकबर जैसा शक्तिशाली राजा, सर्वव्यापी, किसी को नहीं छोड़ता, सबको लपेटे में लाने वाला ऐसा राजा जिस समय दिल्ली पर बैठा हुआ राज कर रहा है, उस समय तुलसीदास जी लिखते, कोई हो नृपो हमें का हानि। ये इस देश के संत की ताकत है कि वो राज्य व्यवस्था को ललकार सकता है। इसलिए जो क्रांति की भाषा करते हैं वो तुलसी की क्रांति को देख नहीं पाते। बेचारे ने अपने आंखों पर कोई चश्मे लगा लिए जिस कारण से तुलसी को पढ़ नहीं पाते, लेकिन सबसे बड़े क्रांतिकारी तो तुलसीदास जी है। राज्य के लिए कुछ नहीं। और आज भी कोई भी राजा राज्य करे, कोई भी व्यवस्था राज्य करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये समाज इस वैश्विक संस्कृति को जीता है, इसलिए परिवार उसका आधार है। और क्यों आधार है? क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति स पश्यति, अपने जैसा ही सबके अंदर उस चेतन को देखना इस सृष्टि का, इस संस्कृति का सर्वोच्च आदर्श है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे प्रिय वह है जो सर्वभूत हिते रहता है, सारे भूत मात्रों के हित के लिए जो काम करता है, सबके सुख की कामना के लिए जो कर्म करता है, वो ईश्वर को प्रिय है। ऐसा कहने वाली ये संस्कृति है। इसलिए विवेकानंद वहाँ शिकागो में खड़े होकर के बहनों और भाइयों कहते तो आश्चर्य नहीं होता, लोगों को आश्चर्य लगता हो।